So, hello everyone, welcome you back in our ongoing video lecture series in which we are decoding the syllabus of UPSC exam. तो अभी तक मैंने टोटल 16 वीडियोस डिस्कस किए हैं. उसके अंदर मैंने आपको A to Z सारी चीज़ें अच्छे से UPSC से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसके क्या सोर्सेज होने चाहिए सब कुछ हमने बहुत अच्छे से डिकोड कर लिया है. और ये हमारा लास्ट और फाइनल वीडियो है जिसके अंदर हम जो अल्टीमेट जो थर्ड स्टेज है उसकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज़ द इंटरव्यू स्टेज. अगेन इंटरव्यू सुनते से ही हमें बहुत अच्छा लगने लगता है. इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचना सभी एस्पिरेंट का सपना होता है. तो यदि आप भी इंटरव्यू स्टेज में यदि पहुंच गए और आप पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे आपको यही प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे प्रिपेयर करें, हमें तो कुछ भी नहीं पता है. तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं इंटरव्यू से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे. आपको कुछ भी ज़्यादा अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आपकी इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे. ठीक है, तो हम देखते हैं अच्छे से. वेट अ सेकेंड. ठीक है, तो आज मैं आपको सारा इंटरव्यू के बारे में बताने वाली हूँ कि इंटरव्यू कैसे होता है, हमें क्या क्या चीज़ें फिल करनी पड़ती है, इसकी प्रिपरेशन हमें कब से करनी चाहिए वगैरह वगैरह. ठीक, तो देखते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डेफ. डेफ होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है, तभी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर. देखिए हम तब प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं तो काफ़ी इजी सा फॉर्म होता है, हम इजीली फिल कर देते हैं और उसके अंदर हमारी कोई भी ज़्यादा डिटेल्स वगैरह नहीं मांगी जाती है. लेकिन तब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं और तब आपको मेंस लिखना रहता है तो आपको डेफ फिल करना पड़ता है, दैट इज़ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. और सॉरी, और ये जो डेफ भी होता है वो दो डेफ आते हैं. एक आता है प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद और एक डेफ आता है मेंस क्लियर करने के बाद. यदि आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आप डेफ 1 फिल करेंगे. ठीक, और तब आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना रहता है तो आप डेफ 2 फिल करते हैं. ठीक है, तो मैं डिटेल में बताऊंगी कि इन दोनों डेफ में क्या क्या डिफरेंस होता है, कौन सा डेफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. नो डाउट जैसे हम देखते हैं ना कि प्रीलिम्स में जो हम फिल करते हैं इन्फॉर्मेशन वो ऑटोमेटिकली डेफ 1 के अंदर फिल हो जाती है. ऐसा ही डेफ 1 के साथ भी है कि जो इन्फॉर्मेशन आप डेफ 1 में फिल करेंगे वो ऑटोमेटिकली डेफ 2 में भी फिल हो जाती है. और यदि आपने टॉपर्स इंटरव्यू देखे होंगे तो आपने सुना होगा कि जनरली जो इंटरव्यू होता है वो डेफ के अराउंड ही होता है. आपने जो डेफ में डाला है, आपने जो डेफ में फिल किया है उसी से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. तो इसीलिए इसे भरना, इसे ध्यान से फिल करना, आपको आपके इंटरेस्ट जानना काफ़ी ज़रूरी है. ठीक है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ डेफ 1 की. व्हाट इज़ इट. ठीक है, ये क्या है. तो देखेंगे कि डेफ 1 के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें डालनी पड़ती है. हमें जैसे हमने बेसिक चीज़ें डाली थी वो सब तो होता ही है. इसके अंदर जो ऐड हो जाता है वो ये है आपका ग्रेजुएशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स. ठीक है, आपकी, और इसके अंदर आपको बताते हैं कि आपने कितना, पूछते हैं कि आपने कितनी बार प्रीलिम्स में अपीयर किया है, आपने कितनी बार मेंस में अपीयर किया है. उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आप कोई सर्विसेज में हैं क्या, आप कोई गवर्नमेंट सर्विस होल्ड करते हैं क्या. मतलब ऐसी सारी डिटेल्स आपको डेफ 1 के अंदर फिल करनी पड़ती है. इसके अंदर भी आपकी फैमिली के बारे में, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए है ना, फैमिली जैसे फादर मदर, इनके बारे में डिटेल में पूछा जाता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका बर्थ कहाँ पे हुआ है, आपके पेरेंट्स का बर्थ कहाँ पे हुआ है ना, ताकि यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं. इवन आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाता है. तो इस तरह से डेफ 1 फिल होता है और ये जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है उसके 1-2 हफ्ते बाद आ जाता है और आपको 7 to 8 डेज़ का टाइम होता है डेफ 1 फिल करने के लिए. और ये फिल होने के बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर भी इतनी कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती है लेकिन फिर भी हमें इसे ध्यान से फिल करना पड़ता है. फाइन, जो डेफ 2 होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो जिस पे आपका इंटरव्यू जाता है. ठीक है, यदि आप डेफ 2 अच्छे से नहीं फिल करते हैं और यदि आपने इसके अंदर गलत इन्फॉर्मेशन डाली है तो इसका असर आपको इंटरव्यू में देखने को मिल जाएगा. अब मैं बताती हूँ कि डेफ 2 के अंदर क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा होती है. ठीक है, सबसे पहला तो होता है
कंटेंट, मैं बताती हूँ कंटेंट। इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको हॉबीज़ फिल करनी होती है, आपको प्रेफरेंसेस फिल करने होते हैं, आपको सर्विसेज फिल करनी होती है, केडार, अचीवमेंट्स, इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेफ 2 होता है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आप आपके इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज़ को अच्छे से एनालाइज करें, आप उन्हें आइडेंटिफाई करें कि आपका किस में इंटरेस्ट है, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आपने अभी तक क्या किया है लाइफ में, और ये सारी चीज़ें वो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लिखें, ठीक है। तो मान लीजिए हॉबी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हॉबीज़ से, है ना। उसके अंदर कॉलम होता है हॉबीज़ का, और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए हम लोगों की होता क्या है कि जनरली हम लोगों के पास कोई हॉबी नहीं होती है। हॉबी क्या होती है, जिसे हम रेगुलरली करते रहें, लेकिन तब हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में होते हैं, या जनरली देखा गया है कि 80 to 90% लोगों की कोई हॉबी नहीं होती है ना। और यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी डाल देते हैं, और फिर वहाँ पे ये एक तरह से ट्रैप होता है, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि यदि आपकी कोई हॉबी है तो आपको उसके बारे में डिटेल्ड नॉलेज होगी, आपको बहुत अच्छे से पता होगा उसके बारे में, लेकिन हमें नहीं पता होता, और यहाँ पे हमारे फिर मार्क्स कटने लगते हैं। तो आप हॉबीज़ को ध्यान से फिल करें। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट हो जाती है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इंटरव्यू एक तरह की पर्सनालिटी टेस्ट है ना। पर्सनालिटी आप बिल्ड नहीं कर सकते, आप एक दो महीने में बिल्ड नहीं कर सकते, आपको बचपन से उस पर निरंतर प्रयास करना पड़ता है, आपको हर दिन अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना रहता है। तो जिस दिन आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आए हैं उसी दिन से आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, और उस दिन भी नहीं, मैं तो बोल रही हूँ कि ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। आपकी पर्सनालिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी में एथिकल वैल्यूज़ होने चाहिए। ये सारी चीज़ें वो जो एग्जामिनर्स हैं, जो इंटरव्यू पैनल है, वो देखता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि हॉबीज़, तो आप कोशिश करें, मान लीजिए कि आप अभी इनिशियल फेज़ में हैं, आपने यूपीएससी का प्रीलिम्स भी अभी तक नहीं दिया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अभी से कोशिश करें कि आप अपनी हॉबीज़ को भी टाइम दें। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते ही रहें, आप डेली 1-2 घंटे अपनी किसी हॉबी को बिल्ड करने में निकालें, ठीक है। क्योंकि हॉबीज़ रहेंगी तो एक तरह से देखा जाए तो हॉबीज़ अच्छी भी होती है हमारी मेंटल डेवलपमेंट के लिए, हमारे स्ट्रेस को रिलीज़ करती है, ठीक है। तो हॉबीज़ हर पर्सन की लाइफ में होना चाहिए, और मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप 1 से 2 हॉबीज़ मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप ज़्यादा हॉबीज़ को मेंशन करेंगे तो एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, क्योंकि एक पर्सन इतनी सारी हॉबीज़ साथ में परस्यूट नहीं कर सकता है, ठीक है। देन आता है हमारी प्रेफरेंसेस के अंदर आता है कि आपको डेफ 2 के अंदर सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सी सर्विस में जाना चाहते हैं। यू ऑल नो दैट कि देयर आर नियरली 20 से 22 सर्विसेज होती है यूपीएससी के अंदर। तो आपको प्रेफरेंस आइडेंटिफाई करना पड़ता है। मान लीजिए आप सबसे पहले आईएएस बनना चाहते हैं, फिर आपकी प्रेफरेंस है आईएफएस, फिर आपकी प्रेफरेंस है आईपीएस, फिर आपकी प्रेफरेंस है आईएएस या आईआरएस, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रेफरेंसेस आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, आपको सारी चीज़ें प्रॉपर क्रोनोलॉजी में अरेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ से आप प्रेफरेंसेस देखें, और प्रेफरेंसेस आप अभी से आइडेंटिफाई करना करें। होता क्या है, जनरली हमें केवल 1-2 सर्विसेज के बारे में पता होता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है। लेकिन आपको भी पता है कि नियरली जो टॉप 100 में होते हैं उन्हीं को ये सर्विसेज मिलती है, ठीक है, यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो, ठीक है। तो आप अभी से जो 20 अदर सर्विसेज हैं उनके बारे में देखें, उन्हें पढ़ें कि उस सर्विस की क्या डिमांड है, क्या पता आपको उन सर्विसेज में भी इंटरेस्ट आ जाए, है ना। तो अभी से थोड़ा सा रिसर्च करना स्टार्ट करें, आपको अलग सारी जो सर्विसेज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप प्रेफरेंस फिल करते हैं, और ये आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। देन आता है सर्विसेज और प्रेफरेंस वो एक ही हैं। फिर मैं बता रही हूँ केडार। अब होता क्या है, जैसे हमारी ये सिविल सर्विसेज के अंदर जोनिंग सिस्टम हो चुकी है। पहले तो ऐसा था कि आप कोई से भी स्टेट से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट, मतलब इतने सारे स्टेट में से अपने हिसाब से रैंकिंग कर सकते थे, लेकिन अब क्या है कि अब केडार मतलब ये जोनिंग सिस्टम हो गई है कि एक जोन के अंदर एमपी दे दिया, राजस्थान दे दिया, यूपी दे दिया या गुजरात दे दिया, मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट जोनिंग, लेकिन इस तरह की जोनिंग हो गई है। और आपको एक जोन से एक ही स्टेट चूज करना रहता है, ठीक है। जैसे मैं आपको और डिटेल में बताऊं, ठीक है, मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ। जैसे
जोन 1, 2, 3, 4 एंड 5, ऐसे शायद 5 से 6 जोन्स होते हैं और हर जोन के अंदर 5 से 6, 4, 5 या 6 स्टेट्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आप जोन 1 को प्रेफरेंस पहले देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ ऑप्शन आता है कि यहाँ पे कौन से स्टेट को देंगे, फिर यहाँ पे कौन से स्टेट को देंगे, ऐसे आपको सिलेक्ट करना रहता है और ऐसे करके सारे स्टेट्स फिल हो जाते हैं और आपकी सबसे सपोज आपने जोन 1 को प्रेफरेंस दिया तो इसको शायद हाईलाइट हो जाता है ये, ठीक है। तो इस तरह से आपके जोन की प्रेफरेंस होती है। आप इधर जोन की भी रैंकिंग कर सकते हैं कि मान लीजिए आप फर्स्ट प्रेफरेंस जोन 1 को दे रहे हैं, सेकंड इसको दे रहे हैं, थर्ड इसको दे रहे हैं, फोर्थ इसको दे रहे हैं, फिफ्थ इसको दे रहे हैं। तो सबसे पहले कभी भी आपको सर्विस अलॉट होगी तो आपकी जोन 1 की फर्स्ट सर्विस देखी जाएगी। यदि ये अवेलेबल नहीं है तो आपकी जोन 2 की ये वाली सर्विस, ये वाला स्टेट देखा जाएगा। यदि मान लीजिए ये अवेलेबल नहीं है तो जोन 3 की ये सर्विस। तो इस तरह से आपका रोटेशन चलता है। फिर एक बार यदि ये सारी फिल हो गई तो आप वापस से जोन 1 की ये वाली सर्विस देखी जाएगी। तो इस तरह से आपको स्टेट अलॉट होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसे और भी डिटेल में आपको तब समझ में आएगा तब आप खुद से फिल करेंगे। तो इस तरह से केडार या सर्विस का होता है। उसके बाद अचीवमेंट्स, नेक्स्ट आता है अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स में क्या होता है, अचीवमेंट्स के अंदर आपने क्या चीज़ें आपके स्कूल, कॉलेज या स्कूल लाइफ में एज अ स्टूडेंट इन स्कूल जो भी रिसीव किया है आप उसे लिखते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के पास एनसीसी से रिलेटेड होता है तो आप उसे स्पोर्ट्स के अचीवमेंट में लिख सकते हैं, है ना। एकेडमिक्स वाला सेक्शन होता है कि आपने जैसे कोई इंडिविजुअल या कोई एस्पिरेंट गोल्ड मेडलिस्ट होता है तो वो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करेगा, है ना। कॉलेज के अंदर बहुत सारे गेम्स होते हैं तो सब मान लीजिए आपने डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया है तो आपके क्या अचीवमेंट्स है डिबेट कंपटीशन वाले, तो आप वो लिख सकते हैं, है ना। स्पोर्ट्स में आपने क्या क्या किया है, मान लीजिए आपने स्टेट लेवल पे कोई गेम खेला है तो आप ये सारी अचीवमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो और इसी से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। देन आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की बात करूँ मैं, इंटरेस्ट की बात करें तो आपका क्या क्या इंटरेस्ट है। मान लीजिए किसी को टीचिंग पसंद है, किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है, तो आप यहाँ पे आपके इंटरेस्ट लिखें कि आपको क्या क्या इंटरेस्टिंग। किसी को कुकिंग पसंद है, किसी को गार्डनिंग पसंद है, किसी को बोल सकते हैं कि किसी को और भी बहुत सारी ऐसी हॉबीज़ या इंटरेस्ट हो सकते हैं। जो इंटरेस्ट होते हैं वो हॉबीज़ से ऐसे डिफरेंट होते हैं कि इंटरेस्ट को हम परस्यूट डेली बेसिस पे नहीं करते हैं, लेकिन जो हॉबीज़ होती हैं उन्हें हम डेली बेसिस पे परस्यूट करते हैं। तो ये चीज़ आपको डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए। तो इंटरेस्ट आपको बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, जैसे किसी को मूवीज़ देखने में इंटरेस्ट आता है ना, किसी को वॉकिंग करने में इंटरेस्ट आता है। तो ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारे इंटरेस्ट हैं। तो इस तरह से आपका डेफ 2 फिल होता है। आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और तब आप डेफ फिल कर लेते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद आपको क्वेश्चन इन्हीं सब में से पूछा जाता है, ठीक है। इवन मैं आपको बता दूं कि सपोज आपका नाम है ना, आपके रोल नंबर से, जैसे मैं आपको बताऊं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यदि मैं बात करूं, मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले आपका रोल नंबर होता है ना। कभी कभी एग्जामिनर जो इंटरव्यू पैनल होता है वो आपके रोल नंबर को, क्योंकि होता क्या है तब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, ठीक है। तो हम बहुत घबराए हुए होते हैं तो कभी कभी हमें हमारा रोल नंबर भी याद नहीं रहता है। तो कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए आपका रोल नंबर पूछ लेगा, ठीक है। फिर आपका नेम होता है, तो वो आप हो सकता है किसी का नाम राजू है, किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, सूरज है, तो वो लोग आपके नेम की मीनिंग को पूछ लेते हैं। तो आपको आपके नाम का मतलब पता होना चाहिए, आपका नाम क्यों रखा गया है, जिस दिन आपका बर्थ हुआ था उस दिन कुछ सिग्निफिकेंट हुआ था कि आपको वो पता होना चाहिए। आपके माता पिता के नाम से आपको उनका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपका आप किसी स्कूल में जाते थे, आपके स्कूल का कोई भी नाम है,
और यदि उस नाम के पीछे कोई मतलब है तो आपको वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपको आपकी स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, आपको आपकी सिटी या आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिस विलेज में रहते हैं, उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। वहाँ पे ऐसा क्या सिग्निफिकेंट हुआ था, तो आपको वो सब ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है। मतलब इंटरव्यू के अंदर आपको आपका सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अवेयरनेस करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फाइन, नाउ थिंग्स टू कीप इन माइंड। फाइन, अब मैं बताती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला तो आपको ब्लफ नहीं करना है। आपको कुछ भी चीज़ ब्लफ नहीं करना है, क्योंकि यदि आप ब्लफ करेंगे तो आप फंस जाएंगे। आप कोई भी हॉबीज़ यदि आप परस्यूट करते हैं तो ही लिखें, नहीं तो आप यदि ब्लैंक भी छोड़ देंगे उस पोर्शन को तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू में क्या टेस्ट किया जा रहा है, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ऑनेस्टी। तो आपको ऑनेस्ट रह के आपको आपकी हॉबीज़ मेंशन करनी है। यदि आप गलत हॉबीज़ मेंशन करेंगे तो आप ही ट्रैप में फंसेंगे। ठीक है, तो आप ना लिखें यदि आपकी कोई हॉबीज़ नहीं है। ऐसे बहुत सारे पर्सन्स हैं जिनकी हॉबी नहीं होती है, जिनको कोई मेडल नहीं मिला रहता है, वो कोई एकेडमिक्स उनके पास अचीवमेंट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो भी चलेगा, लेकिन हमें ब्लफ नहीं करना है। ठीक, नाउ द थिंग इज दैट व्हेन टू बिगिन इट्स प्रिपरेशन। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन, इंटरव्यू एक तरह से पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इसकी प्रिपरेशन आप तब इस एग्ज़ाम में एंटर होते हैं तभी से हो जाती है। आपके हर स्टेजेस में, भले ही वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या कोई भी स्टेज हो, तो वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी को ही टेस्ट किया जा रहा है। तभी आप देखेंगे कि जो पेपर आता है, यूपीएससी का पेपर आता है, भले ही वो प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, वो आपके फैक्चुअल नॉलेज को बिल्कुल भी चेक नहीं कर रहा है। वो चेक कर रहा है कि आप कितनी क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, आप हैंड टू हैंड डिसीजन ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं, आप कितने बेहतर वे में चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं, आप प्रेशर को मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए, एक दिन में 2-2 पेपर होते हैं और अगले ही दिन वापस से 2-2 पेपर है। यदि यूपीएससी को नॉलेज चेक करना होता तो वो 2 पेपर के बीच में गैप देता अच्छा खासा, पर ऐसा वो नहीं करते हैं, क्योंकि सबको सेम सिचुएशन में डाल के प्रेशर हैंडलिंग सिखा रहे हैं। क्योंकि तब आप डीएम बनने वाले हैं, तब आप डीएम बनेंगे तो आपको ऐसे 1000 प्रेशर और झेलने पड़ेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको अभी से तैयार रहना है, एग्ज़ाम को एकदम स्ट्रेस फ्री होके देना है और अपने आप में बिलीव करना है। ठीक है, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हम अभी से स्टार्ट करेंगे। अभी से हमारी बिहेवियर के अंदर, हमारे एटीट्यूड के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाने की कोशिश करेंगे। हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे और अच्छा एक्ट करेंगे। फाइन, सो इस तरह से ये टोटल 17 वीडियोस थे, जिसके अंदर मैंने A to Z सारी चीज़ें आप कवर करवा दी है। इंटरव्यू से लेके प्रीलिम्स तक या प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक हमने हर चीज़ काफ़ी डिटेल में करी है। और यदि आपने ये सारे एक बार वीडियोस देख लिए, 17 वीडियोस देख लिए, तो आपको यूपीएससी के सिलेबस को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और मैं सजेस्ट करूंगी कि यदि आप न्यू हैं, यदि आप नए एस्पिरेंट हैं, यदि आपको कुछ भी नहीं पता था यूपीएससी के बारे में, तो आप ज़रूर इन 17 वीडियोस को देखें। और एक बार इन 17 वीडियोस को देखने के बाद खुद से सेल्फ एनालिसिस करें कि क्या आप इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या इतने सारी वाइड सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से कमांड कर पाएंगे। यदि आपके दिल से आवाज़ निकलती है कि हाँ हम कर लेंगे, तो नो डाउट आप इस एग्ज़ाम में आएँ, आके अच्छे से प्रिपेयर करें और भले ही कितना भी टाइम लगे इस एग्ज़ाम को ना छोड़ें। और यदि आपके दिल से आवाज़ आती है कि नहीं हम इसे नहीं प्रिपेयर कर सकते, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, तो आई विल सजेस्ट कि आप इसी टाइम पे इस एग्ज़ाम को छोड़ दें, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा ही है। आप तब इस एग्ज़ाम वाली फेस में आएंगे, आपको बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। और केवल यही, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ही सब कुछ है, हम चाहें तो बहुत कुछ अलग अलग फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ यदि आपका मन है, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, आपके अंदर परसिवरेंस है, तो ही इस एग्ज़ाम को कंटिन्यू करें, नहीं तो आप इस एग्ज़ाम को आराम से छोड़ के कोई अच्छी फील्ड में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो बस मेरी तरफ से यही थे 17 वीडियोज़। और यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो भी इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहा है। होप सो मेरे इन वीडियो से आप लोगों की मदद हुई होगी। एंड इफ़ किसी एक भी कैंडिडेट की इन वीडियो से हेल्प हुई है, सो आई फील ब्लेस्ड। ओके, सो थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।